नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत में मरकजी हुकूमत कुछ झुकती हुई नजर आई। मरकज ने किसानों के सामने 2 प्रपोजल रखे हैं। मरकज ने किसानों के सामने तजवीज़ रखी है कि 1.5 साल तक ज़राई कानून लागू नहीं किए जाएंगे और वो इस सिलसिले में एक हलफनामा कोर्ट में पेश करने को तैयार है। इसके अलावा MSP पर बातचीत के लिए नई कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी जो राय देगी उसके बाद MSP और कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि किसान कानूनों की वापसी पर ही अड़े हुए हैं। किसानों और हुकूमत के बीच अगली मीटिंग 22 जनवरी को होगी और किसान इसी मीटिंग में तजवीज़ पर अपना जवाब देंगे। विज्ञान भवन में जब मरकजी वज़रा नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने 40 किसान तंजीमों के कायदीन से बातचीत शुरू की थी तो किसानों ने सिर्फ कानून वापसी की ही मांग उठाई। लंच के दौरान किसानों ने कहा कि हुकूमत हमारी अहम मांगों पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। MSP को लेकर हमने बातचीत की बात कही तो मरकज ने कानूनों का मुद्दा छेड़ दिया। किसान कायदीन ने एहतजाज से जुड़े लोगों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की तरफ से नोटिस भेजे जाने की मजम्मत की। किसान तंजीमों ने कहा कि NIA का इस्तेमाल किसानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि अगर ऐसा कोई बेगुनाह किसान आपको दिख रहा है तो आप लिस्ट दीजिए, हम ये मामला फौरी देखेंगे। वहीं टिकरी बॉर्डर पर मुजाहरे में शामिल बुजुर्ग किसान धन्ना सिंह की चारशुम्बे को मौत हो गई। मौत की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। उधर 42 साल के किसान जय भगवान राणा की भी मौत हो गई। रोहतक जिले के रहने वाले राणा ने मंगल के रोज सल्फाज खा ली थी। वो टिकरी बॉर्डर पर मुजाहरे में शामिल थे। राणा ने सुसाइड नोट में लिखा था कि अब ये एहतजाज नहीं रहा बल्कि मुद्दों की लड़ाई बन गई है। हमारे किसान भाइयों की लगातार मौत हो रही है और प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये बहुत दुख का विषय है। अभी आपको पता होगा एक छत गिरने की वजह से कुछ लोग जो शव यात्रा में शामिल हुए थे और दाह संस्कार करने के बाद वहाँ खड़े हुए थे और छत गिर गई थी। उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने उन्हें सांत्वना के 2 शब्द कहे थे। तो ये किसान हैं, अन्नदाता हैं, इनके बारे में वो क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं, ये आप सभी लोग जान रहे हैं कि उनकी एक हट धर्मिता दिखा रहे हैं। वो अपनी तरफ से ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इतना अपने आप को या तो पावरफुल समझ रहे हैं या फिर ये समझ रहे हैं कि मैं इतना हट्टी हूँ, जो मैंने कर दिया वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उनको अपना निर्णय बदलना पड़ेगा और ये कानून वाकई में उनको वापस लेने पड़ेंगे। इतने लोगों की जो कुर्बानी गई है ना, जो शहीद हुए हैं, वो उनकी निरर्थक नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। नहीं, उनके लिए बोलते हैं, मैंने कहा ना, उन ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये काम गलत किया है, किसान हित में जो लेकर के आए हैं, ये कह रहे हैं किसान हित में है, जबरदस्ती थोप रहे हैं। किसान हित में तो है ही नहीं ये बिल, ये तो उद्योगपतियों के हित में है। और वो इस बात को कैसे ये कर लें कि हाँ, मैंने ये जो बिल लेकर के मैं आया हूँ ये वाकई में उद्योगपतियों के उस फायदे के लिए लाया हूँ, किसान हित में है ही नहीं, तो कैसे बोल जाए वो। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब योगी जी ने एक आदेश पारित किया था कि ये जो गौवंश हैं इनको ऐसे ना रखा जाए, इनके लिए गौशालाएं बनेंगी और उनमें इनकी रखने की व्यवस्था बनेगी और इनके लिए विशेष ध्यान दिया। लेकिन ये आदेश तो पारित कर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं की थी किसी भी गांव में कि गौशाला बनाई गई हो, उसमें उनको रहने की व्यवस्था की गई हो। और कितने ही गौवंश आज भी ऐसे आवारा घूम रहे हैं। हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही कि अंबानी और अडानी ये कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, तो इन्होंने इतने वो कोल्ड स्टोर क्यों बनाने शुरू कर दी, वो ये जो भंडारण करने के लिए हैं वो क्यों बनाए इन लोगों ने, ये बताइए। कुछ तो कारण होगा। किसान कायदीन ने 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने के अज़्म का एक बार फिर अदा किया। ट्रैक्टर रैली के ताल्लुक से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन अदालत ने इस तनाज़े में किसी भी तरह की मुदाखलत से इनकार कर दिया और कहा कि दिल्ली पुलिस इस सिलसिले में फैसला ली। ट्रैक्टर रैली के ताल्लुक से हुई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी फैसला सुनाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये इंतजाम व इंसराम यानी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जिस पर इंतजामिया को ही फैसला लेना चाहिए। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। अदालत किसी रैली को रोके ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए।
उन्होंने अदालत में वकीलों को मशवरा दिया कि वो किसानों से अपील करें कि ट्रैक्टर रैली पुरअमन अंदाज में निकाली जाए। दूसरी तरफ किसान ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए पुरअज़्म है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने साफ लफ्जों में कह दिया कि हमें दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली भी किसानों की है और यौम जमहूरिया भी किसानों का है। काबिल जिक्र है कि आज सुबह दिल्ली पुलिस और किसान कायदीन की मीटिंग भी हुई, लेकिन अभी तक ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई वजाहत सामने नहीं आई। हालांकि किसानों ने यह जरूर साफ कर दिया है कि वो अपना फैसला बदलने वाले नहीं हैं। मोदी हुकूमत के साथ आज किसान लीडरान की मीटिंग हुई। इससे कबल किसान लीडर प्रेम सिंह पन्नू का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मीटिंग में हुकूमत ने कहा था कि वो ज़राई कानून को रद्द करने को लेकर मन बनाकर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का शहरियों के खुद एतमादी से बराह रास्त ताल्लुक है और PMAYG के तहत अपना मकान इस एतमाद को बढ़ावा देता है और उन्हें यह यकीन दिलाता है कि वो ज़िंदगी में किसी भी परेशानी पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में 6,10,000 बेनिफिशरीज को तकरीबन 2,691 करोड़ रुपए की माली इमदाद जारी की। इस इमदाद में 5,30,000 मुस्तहिकीन को पहली किस्त जारी करना और 80,000 मुस्तहिकीन को दूसरी किस्त जारी की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि PMAYG को 5 साल पहले शुरू किया गया था और इस कलील मुद्दत में इस स्कीम ने मुल्क के गरीब आवाम को यकीन दिलाया कि उनका अपना मकान हो सकता है। बहुत खुश है। कमला जी, आपकी आवाज। आप सभी के लिए कितना बड़ा दिन है, कितना शुभ दिन है, ये मैं भली भांति समझ सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं और मन में एक संतोष का भाव और गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह आज 80,000 परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है। अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी। अगली सर्दी में आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविधाएं भी होगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है और घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। उसे लगता है कि जब घर बना लिया है तो एक दिन अपनी गरीबी भी दूर करके रह लेगा। लेकिन हमने देखा है कि पहले जो सरकारें रहीं उस दौरान क्या स्थिति थी। मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। गरीब को यह विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थी। अमेरिका को आज 46वां सदर मिल गया। 78 वर्ष के डेमोक्रेट जोसेफ आर बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन ने अमेरिका के सदर के ओहदे का हलफ ले लिया। बाइडेन ने सिर्फ 35 अल्फाज में हलफ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब इस बार हमेशा की तरह अजीम व शान पैमाने पर नहीं की गई। कोरोना वायरस की वजह से भीड़ नहीं जुटी। इस बार 1000 से 1200 के करीब ही लोग इस हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा ले पाए। सभी मेहमानों के लिए सख्त हेल्थ प्रोटोकॉल रखा गया। यह पहली बार हुआ है कि अमेरिका में नए सदर की हलफ बर्दारी तकरीब में अमरीकियों से ही खतरा महसूस किया गया। 7 जनवरी को
इलेक्टोरल वोट की काउंटिंग के दौरान कैपिटल हिल्स के अंदर और बाहर तशद्दुद हुआ था। उस वक्त ट्रंप के हामियों ने अमेरिकी पार्लियामेंट के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की थी, लिहाजा अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियां ज्यादा एहतियात बरत रही हैं। चीफ जस्टिस जॉन जी रॉबर्ट जूनियर ने कैपिटल हिल्स के वेस्ट फ्रंट पर बाइडेन को अमेरिकी सदर के ओहदे का हलफ दिलाया। इसके बाद सदर बाइडेन ने इनॉग्रल स्पीच दी। इसमें उन्होंने अमेरिकी वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। सिंगर लेडी गागा ने नेशनल एंथम गाया। डोनाल्ड ट्रंप तो सेरेमनी में शामिल नहीं रहे, लेकिन उनकी जगह नायब सदर माइक पेंस ने शिरकत की। इसके अलावा साबिक सदर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा भी इस तकरीब में मौजूद रहे। आज जो बाइडेन अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से हलफ ले चुके हैं, जिसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के दौर का अख्तिताम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने जो बाइडेन की हल्फबर्दारी की तकरीब में शिरकत से इनकार किया, अगर ऐसा ये जो हुआ है तो ये पहला मौका है जब कोई जाने वाला सदर नए सदर की हल्फबर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं की। ट्रंप ने अपने विदाई पैगाम में कहा, हालांकि ये जो पैगाम जारी किया गया वो पहले से रिकॉर्डेड था। ट्रंप ने नवमुंतखब सदर जो बाइडेन को मुबारकबाद दी और कैपिटल हिल पर पुरतशद्दुद हमले की दो टोक अल्फाज में मजम्मत की। ट्रंप ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि तमाम अमेरिकी कैपिटल हिल्स पर हुए हमले से खौफजदा थे। सियासी तशद्दुद अमेरिका की विरासत पर हमला है जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और यह जमहूरी अमेरिका का एक काला दिन था। उन्होंने कोरोना वबा और चीन का जिक्र करते हुए कहा कि चीन के साथ हमने यानी अमेरिका ने नई हिकमत अमली पर अमल किया था और हमारी तिजारती ताल्लुकात तेजी से बदल रहे थे, जिसकी वजह से अरबों डॉलर की अमेरिका में सरमायाकारी हो रही थी, लेकिन कोरोना वायरस ने हमें अलग सिमत में जाने के लिए मजबूर किया। ट्रंप ने अपने 19 मिनट के वीडियो पैगाम में कहा कि अमेरिका का सदर होना उनके लिए बहुत बड़े एजाज की बात थी। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया ने तमाम अमेरिकी शहरियों को फिर से अजीम बनने का मिशन शुरू किया और अमेरिकी मईशत को दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनाया। ट्रंप ने जहां जो बाइडेन की कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात पेश की, वहीं उन्होंने नए इंतजामिया को इंतबाह भी किया कि अमेरिका को मुस्तकिल बैरूनी क़ुव्वतों से खतरा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को इस बात से है कि अमेरिका अपना एतमाद खो रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने अजीम होने का एतमाद खो रहे हैं। Americans, 4 years ago we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again for all Americans. As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do, and so much more. This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck, a very important word. I'd like to begin by thanking just a few of the amazing people who made our remarkable journey possible. First, let me express my overwhelming gratitude for the love and support of our spectacular First Lady, Melania. Let me also share my deepest appreciation. अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन दिलावीर के मुकाम पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह से रवानगी से कबल अपनी रिहाइशगाह को नम आंखों से देखा और एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाने के लिए एंड्रयू एयरफोर्स के फौजी अड्डे पर पहुंचे, जहां एक खुसूसी तैयारा उन्हें अव्वल ऑफिस ले जाने के लिए तैयार था। जो बाइडेन जब मंगल की शाम को अपने घर से ऐवान सदर तक जाने की तैयारी करने में लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जो बाइडेन ने दिलावीर से वाशिंगटन सफ़र से कबल विदाई पैगाम में कहा कि मुझे आपके सदर होने पर फ़ख्र है। उन्होंने अपने अहले खाना और सपोर्टर्स की मुसलसल हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। वो अपनी रिहाइशगाह के बाहर जब मीडिया से बात कर रहे थे तो बार बार उनकी आंखों में आंसू उतरते। वाशिंगटन रवानगी से कबल वो अपने बेटे और पोते की खबर पर भी गए। जो बाइडेन ने अपने आबाई इलाके दिलावीर को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मर भी गया तो दिलावीर मेरे दिल में नक्श रहेगा, मगर मुझे आज एक बात का अफसोस है कि मेरा बेटा आज यहाँ नहीं है। जो बाइडेन एक ऐसे वक्त में मनसब सदारत संभाल रहे हैं जब अमेरिका कोरोना की वबा में घिरा हुआ है। रोज़ाना 3000 अमरीकी कोरोना से मर रहे हैं और एक हफ्ते के दौरान 1 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए हैं।
क़ायम मुक़ाम अमरीकी वज़ीर दिफ़ा क्रिस्टोफर मिलर ने मंगल के रोज़ कहा था कि नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की खिलाफवर्दारी के मौके पर FBI को 25,000 फौजियों की सपोर्ट हासिल होगी ताकि कांग्रेस की इमारत समेत तमाम अहम इमारतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम फराहम की जा सके। To heal, we must remember. It's hard sometimes to remember, but that's how we heal. It's important to do that as a nation. That's why we're here today. Between sundown and dusk, let us shine the lights in the darkness along the sacred pool of reflection. Remember all whom we lost. बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के साबिक CEO पार्थिव दास गुप्ता के साथ रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट अफशा होने के बाद से लगातार कांग्रेस इस इश्यू को लेकर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। अब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी और मोदी हुकूमत पर हमला किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हुब्बुल वतनी का दावा करने वाले मुल्क मुखालिफ कारनामे करते पकड़े गए हैं। प्रियंका गांधी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मुल्क की हिफाजत से मुतालिक इंतहाई राजदारी वाली बातें एक सहाफ़ी को बताई गई। हमारे मुल्क के बहादुर जवान शहीद हुए। सहाफ़ी कहता है कि हमें फ़ायदा होगा। नेशनलिज्म का दावा करने वाले मुल्क मुखालिफ कारनामे करते हुए पकड़े गए। ये बहुत संगीन मामला है। इसकी गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने किसानों के इशू को लेकर भी मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी और बार्क के साबिक CEO पार्थिव घोष के दरमियान व्हाट्सएप चैट का तनाज़ा काफ़ी आगे बढ़ गया है। कांग्रेस ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। कांग्रेस ने चारशंबे के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब और टीवी रेटिंग एजेंसी बार्क के साबिक CEO पार्थिव दास गुप्ता के दरमियान व्हाट्सएप पर हुई मुबैना बातचीत कौमी सिक्योरिटी पर सवाल खड़ी करती है और ये इंतहाई संगीन मामला है। साबिक वजीर दिफा और कांग्रेस के सरकर्दा लीडर AK एंटनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पुलवामा के 40 शहीदों को लेकर जिस तरह की जबान का इस्तेमाल अर्नब और दास गुप्ता ने किया उससे लेकर उन्हें सख्त तकलीफ हुई। उन्होंने मजीद कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में एक सहाफ़ी को जानकारी होना फिक्र अंगेज है क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस राजदाराना तरीके से अंजाम पाते हैं। ये मुल्क से गद्दारी है और इसके कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्नब गोस्वामी और मरकजी हुकूमत पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने कई तरह के इल्जाम आयद किए। TRP system and this BARC system, I don't know how it should continue and how it should function. But if it functions this way at the cost of the nation, at the cost of the security, where the nation's security is compromised and a particular individual knows much before the events like Balakot and episode of Pulwama has taken place, then I think it's most unfortunate. And it's not only that, one of the channels like this, the channel who is involved in this entire controversy, and there's another channel have bypassed in the past also the auction system put in place by Prasar Bharati to gain viewership on the DD free dish. The two channels did not pay the fee to Doordarshan to book slots in the free DTH service with the help of Dish TV, a private DTH service. The violation cost crores of rupees to the public exchequer. So this is not only this particular episode, they have been doing on earlier occasions also such things. So the government should rise to the occasion and take action against it. And one should also find whether this person is bragging or really the government is involved. If the really government is, if this person is bragging, then action should be taken. If government is involved, then that is much bigger issue
to be taken into consideration. हमारे भारत के इतिहास में जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद घटना है। इतनी कठिनाई से हमारी स्वतंत्रता मिलाई और वहाँ कुछ सिद्धांत कुछ कानून बनाए। उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट कानून जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसका जिक्र अंतोनी जी ने किया है। जब भी इस देश में कभी लड़ाई का निर्णय लेना पड़ता है, कभी इंटेलिजेंस का सहारा लेके हमारा अपने देश की रक्षा के लिए कुछ काम करना पड़ता है, तो उसमें प्रमुख 4 लोग रहते हैं, 4 मिनिस्टर्स रहते हैं जो सिक्योरिटी की बात कहते हैं, इंक्लूडिंग NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जो अभी अर्नब गोस्वामी ने किया वो केवल देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद चीज है। जैसे इतने साल में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी संस्था ने इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में उल्लंघन किया है, ऐसी घटना इस देश में नहीं हो गई थी। हमने 2-3 युद्ध भी देखे, अलग अलग पार्टी के सरकारें देखी, उसमें भी इस तरह की बात ऑफिशियल सीक्रेट डिस्क्लोज करने की बात नहीं हो गई। बट एंटोनी जी ने अभी कहा, वो तो डिफेंस मिनिस्टर थे और क्या सिस्टम होती है वो भी कहा। तो विशेषता बालाघाट के बारे में और पुलवामा से भी ले जब कहीं खुशियां मना रहे थे, बालाकोट, हाँ बालाघाट तो इधर बालाकोट, कहाँ खुशियां मना रहे थे, लेकिन देश तो 40 लोग हमारे जवान मृत्यु हो गए थे, उसमें दुख में थे, दुख मना रहे थे। और कई लोग फोन पे बात कर रहे थे कि हमारे देश का अभी भला हो जाएगा। कैसा भला हो जाएगा और कौन भला करेगा, ये भी संभाषण है। तो ये अंतोनी जी ने जो कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जो ये लीक आउट हो गया है, ये हमारे देश के लिए और अगले आने वाले सरकारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात। हमारे भारत के इतिहास में जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद घटना है। इतनी कठिनाई से हमारी स्वतंत्रता मिलाई और वहाँ मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी के धोपगड़ी शहर में गुज़िश्ता शब एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 13 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। यह हादसा शदीद कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाने के सबब पेश आया। धुंध इतनी शदीद थी कि ड्राइवर एक दूसरे की गाड़ियों को देख नहीं सके और आपस में मुतसादिम हो गए। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ियों में एक पत्थरों से लदा हुआ ट्रक भी शामिल था, जो तसादुम के बाद कुछ गाड़ियों पर गिर गया। यही पत्थरों से भरा ट्रक इतनी ज्यादा तादाद में वाक़ होने वाली अमवात का सबब बना। एक न्यूज़ एजेंसी ने कुछ तस्वीर का इश्तराक किया है, जिनमें हादसे का शिकार होने वाली एक गाड़ी को देखा जा सकता है। इन तस्वीर को देखकर हादसे की शिद्दत का बखूबी एहसास होता है। तस्वीर में नजर आने वाली गाड़ी हादसे की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। वाक़े में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। ख्याल रहे कि मंगल के रोज भी धुंध के सबब उत्तर प्रदेश के मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर इसी तरह का हादसा पेश आया था। मंगल की सुबह पेश आने वाले 2 अलग अलग वाक़यात में 5 अफराद जख्मी हो गए थे। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में अब तक 9 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 6 करोड़ 94 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। इन्फेक्शन से जान गंवाने वालों की तादाद अब 20 लाख 68 हजार से ज्यादा हो चुकी है। 2 करोड़ 52 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इनमें से 1 लाख 12 हजार मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इसी दौरान जर्मनी ने अपने यहाँ लॉकडाउन 14 फरवरी तक बढ़ा दिया है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने बताया कि हमने स्टेट्स के साथ मीटिंग के बाद मुल्क में ज्यादा एहतियात बरतने का फैसला किया है। इससे पहले लॉकडाउन के तहत 31 जनवरी तक पाबंदियां लगाई गई थी, अब उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां रिकॉर्ड 1610 अमवात दर्ज की गई हैं। यह ब्रिटेन में कोरोना की वजह से एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें हैं। इससे पहले 13 जनवरी को 1564 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। ब्रिटेन के डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ एंड सोशल केयर ने यह जानकारी दी। सरकारी डेटा के मुताबिक ब्रिटेन में अब तक कोरोना की वजह से 91,470 लोगों की जान जा चुकी है। वबा की वजह से मौत के मामलों में ब्रिटेन दुनिया का 5वां मुल्क बन गया है। हिंदुस्तान में कोरोना
वायरस की लगातार सुस्त पड़ती रफ्तार के साथ एक्टिव केसेस 2 लाख से नीचे आ गए हैं, जबकि नए केसेस के मुकाबले में सेहतमंद अफराद की तादाद में इजाफों का सिलसिला जारी है। चारशंबे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस के 13,823 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,05,95,000 हो गई। इसी अरसे के दौरान 16,988 मरीज शिफायाब हुए, जिससे सेहतमंद मरीजों की तादाद 1,02,45,741 और एक्टिव केसेस 3,327 से घटकर 1,97,201 रह गए। इसी अरसे के दौरान 162 मरीजों की मौत से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,52,718 हो गई। हिंदुस्तान में कोरोना से शफायाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 96.70%, एक्टिव केसेस का परसेंटेज 1.86%, जबकि अमवात की शरह यानी फर्टिलिटी रेट 1.44% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 267 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,92,395 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,583 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 351 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,86,893 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 3,919 है, जिनमें 2,270 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27,471 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 106 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहसीत मजमूई 75,42,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 55 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर शुरू से ही चीन और आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का किरदार बहुत मशकूक रहा है। चीन के वुहान से शुरू होने वाला कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक वबा बन गया। चीन से ही पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले इस वायरस के बारे में चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए हैं। इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अदम फ़ालियत की वजह से लाखों जिंदगियां खत्म हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन चाहता तो कोरोना वायरस को वबा बनने से रोका जा सकता था, लेकिन वक्त रहते उसने काबू नहीं किया। माहिरीन के पैनल ने कोरोना वायरस वबा के शुरू में ही रोकने के लिए फौरी इक़दाम न करने को लेकर चीन और दीगर ममालिक की मजम्मत की और इसको आलमी वबा करार देने को लेकर ताख़ीर को लेकर WHO की हेल्थ एजेंसी पर भी सवाल उठाए। लाइबेरिया के साबिक सदर एल जॉनसन सरलीफ और न्यूजीलैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हेलेन क्लार्क की सरबराही में एक पैनल ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादी इक़दामात करने का मौका शुरू में ही खो गया। पैनल ने कहा कि चीनी हुक्काम लोगों को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के फ़ौरन बाद जनवरी में ही ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से अपनी कोशिशों को लागू कर सकते थे। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि सिर्फ कुछ ही ममालिक ने एक उभरती हुई आलमी वबा को रोकने के लिए दस्तयाब मालूमात से पूरा फ़ायदा उठाया। पैनल ने इस बात पर भी हैरत का इजहार किया कि WHO ने इसे फौरी तौर पर आलमी सतह पर सेहत की इमरजेंसी की सूरत हाल करार क्यों नहीं दिया। एक और सवाल यह है कि अगर WHO ने कोरोना वायरस को पहले आलमी वबा करार दिया होता, इससे कोई मदद मिल सकती थी। हालांकि इसने कहा कि कई ममालिक ने इस वबा को कौमी और आलमी सतह पर रोकने के कम से कम इक़दाम किए, लेकिन उसने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। WHO ने 22 जनवरी को अपना हंगामी इजलास तलब किया था, लेकिन इसने 11 मार्च को कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दिया। WHO को कोविड-19 वबा से निपटने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर इन्फेक्शन को फैलने की बात छुपाने के लिए चीन के साथ मिलकर इत्तेहाद करने का इल्ज़ाम लगाया था और इस तंजीम को दी जाने वाली अमेरिकी इमदाद को रोक दिया था। आलमी वबा की तहकीकात करने वाला ये आज़ाद ग्रुप इस नतीजे पर पहुंचा है कि जब चीन में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ तो WHO और बीजिंग तेजी से काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन दोनों की लापरवाही की वजह से दुनिया भर में कोरोना फैल गया।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।